झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए लेकर आ गए हैं साइंस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। आज के जो क्लास है उसमें हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास है वो साइंस के लिए स्पेशल है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी है। आप लोग को मालूम है कि आज हो गया 26 जुलाई और कल ही आप लोगों का एग्जाम है। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यस्त किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और हम लोग सारे क्वेश्चन को फटाफट यानी कि बहुत ही कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पे डिटेल में करने के लिए समय नहीं है। बस अब हम लोग यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को यहाँ पे फटाफट कम समय में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो इकाई होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर होता है विद्युत धारा की इकाई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो पिछले क्लास में ही बताए थे कि जो मानव नेत्र है उसमें वस्तु की छवि रेटिना पे बनता है, या फिर इसको हिंदी में क्या लिखा गया था, दृष्टि पटल पे बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 मेंडलीफ। यहाँ मेंडलीफ से तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण किस आधार पे किया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि दंत मंजन में कौन सा अम्ल होता है जो दांतों को यहाँ पे दांतों को सड़ने से रोकता है? अम्ल यहाँ पे नहीं होता, बेसिकली यहाँ पे क्षार होता है, क्योंकि दंतमंजन जो है उसमें क्षार का यूज करते हैं। क्षार का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो दांत है वो अम्लीय हो जाता है और उसमें अम्लीय होता है, तो हम क्षार का यूज करते हैं, जिससे अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको बोलते हैं। और अम्ल और क्षार रिएक्शन करके दांत को क्लियर करता है, साफ करता है, जो कि फॉस्फोरिक अम्ल का यूज करते हैं। फ्लोराइड यौगिक का यूज करते हैं, पहले भी बताएं, फ्लोराइड यौगिक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह क्या होता है? जब वह क्या करता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यह वाटर है और बाहर में एयर है, तो एयर से जब वाटर में आता है तब प्रकाश का माध्यम चेंज होता है, या फिर वाटर से एयर में जाता है तब प्रकाश का यहाँ पे माध्यम चेंज होता है। तब यहाँ पे अपवर्तन आपको देखने को मिलता है। अपवर्तन आपको देखने को तब मिलता है जब माध्यम चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है पहले भी बताए हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कहाँ पे दिया गया है? डबल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए ए पे दिया गया है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? और कितना बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन और जाइलम द्वारा जल का परिवहन किसके द्वारा? जल द्वारा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पता किसने लगाया? विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का पता ऑर्स्टेड ने लगाया था। ऑर्स्टेड ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन है? और एक और आता है कि नीला लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ कौन है? अगर नीला को लाल करता है तो वह क्या होता है बताइए। अगर जो देखिए यहाँ पे लाल लिटमस को नीला करता है तो वह होता है क्षार। लाल लिटमस को नीला करता है तो वह होता है क्षार। लेकिन अगर नीले लिटमस को लाल करता है तो यह जो होता है वो अम्ल होता है। यह जो होता है वो अम्ल होता है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों का 10 क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड में परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के आयन के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन के अंतर्गत की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अमीबा में भोजन के अंतर्गत
अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए डी पे दिया है एंडोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन कि पादप में जल का परिवहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का परिवहन जाइलम द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा किसका? भोजन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे देखिए कि मानव में नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? कि मानव में नाइट्रोजन अपशिष्ट का निष्कासन किसके द्वारा होता है? तो किडनी इसको निष्कासन करता है। किडनी इसको अपशिष्ट पदार्थ को निकालने की काम करता है। एक्सक्रीटेड थ्रू किसके द्वारा? तो किडनी के द्वारा होता है, किडनी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कि किस अंग द्वारा रक्त को पंप किया जाता है? किस अंग द्वारा रक्त को पंप किया जाता है? लंग्स, ब्रेन, लीवर या फिर हार्ट? तो आप लोगों को मालूम है कि लंग्स क्या करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करता है। लेकिन अगर यहाँ पर रक्त को पंप करने के बाद बोला है तो यहाँ पे हार्ट पंप करता है। हार्ट पंप करता है और हार्ट के कौन सा भाग करता है? तो इसमें इसका 4 चैम्बर होते हैं। एक राइट एट्रियल, राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। और जो बायां निलय होता है ये वाला भाग, यह रक्त को पूरा शरीर में पंप करता है, रक्त को पूरा शरीर में पंप करता है। और यहाँ से जो पंप होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। अगर जो बोला जाए कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है, सबसे पहले तो अशुद्ध रक्त जो है वो यहाँ पर राइट एंट्रियम यानी कि दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में आता है सबसे पहले। यहाँ पे दाएं अलिंद से जाता है दाएं निलय में, दाएं निलय से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय से पूरा बॉडी में इसको भेज दिया जाता है शुद्ध रक्त को। यहाँ तक क्लियर है सभी का? इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कि ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है। ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो पत्तियाँ में होती है, लीव्स में होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि यकृत यानी कि लीवर किस रस का पाचन करता है? लीवर किस रस का पाचन करता है? पित्त का। यहाँ पे पाचन नहीं, निर्माण करता है बोला है, सॉरी। यहाँ पे देखिए यकृत किस रस का निर्माण करता है? तो पित्त का यहाँ पे निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, बाइल का निर्माण करता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि पित्त का निर्माण, पित्त कहाँ से निकलता है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है, इस तरह से क्वेश्चन आया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में सबसे लंबी अंग कौन सी है? अगर पूछता है आंत यहाँ पे है तो लंबी आंत कौन होता है? तो लंबी आंत बोला तो छोटी आंत और बड़ी आंत, दो ही आंत होती है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि मानव शरीर में, मनुष्य में पाचन ग्रंथ, पाचन में सबसे हेल्प करने वाला जो सबसे लंबी अंग होता है वो कौन होता है? तो छोटी आंत, जो कि 6 मीटर तक होता है लंबी, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की दीवारों को अलग करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? आपको अभी बताया कि इसमें 4 क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। इसको अलग करने वाले जो झिल्ली होते हैं इसको सेप्टम बोलते हैं। ये जो है इसको सेप्टम बोलते हैं, जो कि चारों को अलग करके रखता है। अगला क्वेश्चन कि रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? पहले भी बता चुके हैं कि हीमोग्लोबिन इस कार्य को करता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इस कार्य को करता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? जल्दी से बताइए। 20 क्वेश्चन आप सभी का यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? आप लोग बताइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि जैविक पदार्थों का निर्माण मुख्यतः कौन करता है? जैविक पदार्थों का निर्माण प्रोड्यूसर करता है, उत्पादक करता है। उत्पादक ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये जस्ट अभी हम लोग देखे थे, एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो मनुष्य में वृक्क की इकाई को क्या कहते हैं? पिछले क्लास में बताए थे, आप लोग बताइए जल्दी से। अगर पिछला क्लास आप लोग अटेंड किए होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि मनुष्य के जो वृक्क है उसकी इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन नहीं रहेगा तो नेफ्रॉन की भी एक इकाई थी जिसको क्या बोले थे कल? वृक्क नालिका बताए थे, वृक्क नालिका बताए थे। और वहाँ पे ही आपको बताए थे कि कभी कभी नेफ्रॉन नहीं दिया जाता है तब वृक्क नालिका दिया जाता है, लेकिन अक्सर आपको नेफ्रॉन ही देखने को मिलेगा, नेफ्रॉन ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइप्सिन
ट्रिप्सिन किसकी सहायता करता है? तो ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रिट होता है? तो पेंक्रियाज से यानी कि अग्नाशय से सिक्रिट होता है। यह क्या करता है? तो यह प्रोटीन पाचक में हेल्प करता है। और एक अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम भी सिक्रिट होता है, जो क्या करता है? यह वसा के फैट के लिए हेल्प करता है, फैट के पाचन के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 की पाचन क्रिया का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में होता है, लघु आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पानी में, पौधों में पानी का परिवहन कौन करता है? यानी जल का परिवहन जाइलम करता है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीटेड हो चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टोमेटा किसके लिए जिम्मेदार होता है? स्टोमेटा किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यह गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है, गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। यह पत्तियां में पाया जाता है स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यानी कि प्यूरिफाई कहाँ होता है? यहाँ पे एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये जो है वो रहता है कि प्यूरिफाई कहाँ होता है और एक शुद्धिकरण। तो दो तरह, इसका दो अर्थ आ सकता है। एक अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त कौन करता है? अशुद्ध रक्त है उसका शुद्धिकरण यानी कि शुद्ध रक्त कौन करता है? और एक प्यूरिफाई यानी उसको छानने का काम कौन करता है? यहाँ पे इसका दो मीनिंग आता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होता है वो प्यूरिफिकेशन ही होता है। प्यूरिफिकेशन यानी छानने का ही आता है, जो कि वृक्क कार्य करता है। और शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ पे होता है? तो ये तो लंग्स में होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहेगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है, लेकिन अगर आपको जिसमें कन्फ्यूजन है तो आपको इंग्लिश को ही सही करना है। आपका मान्यता इंग्लिश को ही फर्स्ट दिया जाएगा, तो आपको इसको विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान आपको देना है कि इंग्लिश को फर्स्ट में आपको देखना है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये बहुत बार बता चुके हैं कि मनुष्य में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत, लीवर है, यकृत है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्लोरोफिल किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? पाचन के लिए, प्रकाश संश्लेषण, परासरण या उत्सर्जन? तो जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए इम्पोर्टेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? जल्दी से बताइए। 30 क्वेश्चन तक आप लोगों को कोई भी डाउट है या नहीं? आप लोग बताइए जल्दी से। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। इसके बाद अभी 20 क्वेश्चन है। तो चलिए 31 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह जो नियंत्रित होता है वो साइनोएट्रियल SA नोड द्वारा होता है, SA नोड द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन कि एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है? तो एंटीबॉडीज का जो निर्माण है वो WBC करता है, श्वेत रक्त कण करता है, यानी वाइट ब्लड सेल करता है। एंटीबॉडी का निर्माण वाइट ब्लड सेल करता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? तो मनुष्य में जो श्वसन की इकाई होती है वो एल्वियोलस कहलाता है। एल्वियोलस, ऑप्शन नंबर डी, एल्वियोलस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार होता है? और पिछले क्लास में हम लोग ईस्ट में देखे थे, ईस्ट में भी देखे थे, मुकुलन ये सारा कुछ हम लोग देखे थे। तो इसमें किसके द्वारा होता है बताइए? हाइड्रा में किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में जो होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कि पौधों में लिंग किसके आधार पे पहचाना जाता है? तो पौधों में जो लिंग होता है वो किसके आधार पे? फॉलोअर्स यानी कि फूल के आधार पे, फूल के आधार पे इसको पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। कहाँ पे फैलोपियन ट्यूब? तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला जगह पे, एम्पुला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की DNA की संरचना किसके जैसा होता है? तो DNA की संरचना किसके जैसा होता है बताइए? इस तरह से होता है, यानी कि सीढ़ी, वृत्त, शंकु या वर्ग। तो क्या हो जाएगा? वृत्त तो होता नहीं, शंकु भी नहीं, वर्ग भी नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि लेडर यानी कि सीढ़ी है। इस तरह से होता है संरचना,
इस तरह से डीएनए की संरचना होता है, डबल हेलिक्स होता है। अगला क्वेश्चन कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को बोलते हैं, मेंडल को कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो कल ही बताए थे, अगर पेयर में बोले तो 23 पेयर्स में हो जाएगा, जोड़े 23 पेयर्स, और ऐसे सिंगल अगर बोलता है तो 46। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी यहाँ पे बताइए? तो डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने किए थे। डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने किए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 कि एक युग्मक किसे कहते हैं? एक युग्मनज किसे कहते हैं? यहाँ पे युग्मनज बोला है, व्हाट इज अ जाइगोट? तो जाइगोट किसको बोलते हैं? जो फर्टिलाइज एग होते हैं, फर्टिलाइज यानी निषेचित अंडाणु होते हैं, उसको बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट बोलते हैं, जो फर्टिलाइज हो चुके होते हैं। अगला यहाँ पे अगर यहाँ पे युग्मक बोलता है, युग्मक बोलता है तो युग्मक में कौन हो जाएगा? या तो स्पर्म या तो ओवम, ये हो जाएंगे युग्मक में। और जाइगोट में बोला है तो फर्टिलाइज एग जो हो जाएगा उसको बोलते हैं जाइगोट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैव विविधता को बनाए रखने में कौन सहायता करता है? तो जैव विविधता को बनाए रखने में जो सहायता करता है वो संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन करता है। ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन करता है। अगला क्वेश्चन कि एक प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए किसका निर्माण करता है? एक प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए किसका निर्माण करता है? आरएनए का, एमिनो एसिड, ट्रिप्सिन या लिपिड का? तो प्रोटीन बनाने के लिए जो डीएनए यूज करता है वो आरएनए का यूज करता है, आरएनए का यूज करता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि मनुष्यों में XX गुणसूत्र किस में होता है और XY गुणसूत्र किस में होता है? बताइए यहाँ पे दोनों। अगर XX देखा जाए तो महिला में होते हैं और XY देखा जाए गुणसूत्र तो पुरुष में होते हैं, पुरुष में होते हैं XY। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि जीवों में विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जीवों में जो विकास की प्रक्रिया है वो इवोल्यूशन यानी विकास कहलाता है, विकास कहलाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 कि वंशानुक्रम के नियमों की स्थापना किसने की? वंशानुक्रम के नियम की स्थापना मेंडल ने की है, मेंडल ने की है। जीवों का प्राकृतिक चयन किसके लिए प्रस्तावित किया? जीवों का प्राकृतिक चयन किसने प्रस्तावित किया? तो डार्विन ने किए थे, डार्विन ने किए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 कि डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का क्या कार्य है यहाँ पे बताइए? तो इसका जो कार्य है वो आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करना, आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि अपुष्पीय पौधों में प्रजनन किस में होता है? तो अपुष्पीय पौधों में जो प्रजनन होता है वो किस में होता है यहाँ पे बताइए? तो बीजाणु में होता है, स्पोर, बीजाणु में होता है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि जीवन प्रक्रिया किसके लिए आवश्यक होती है? जीवन प्रक्रियाएं किसके लिए आवश्यक होती है? तो वृद्धि और उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होती है। तो यह था आपके 50 MCQ क्वेश्चन। इसका PDF आप लोगों को अभी जस्ट हम टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं। आप लोग PDF से भी रिवीजन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।